हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हो और 2025 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हो तो मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 101% की गारंटी मेरी है। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। साथ ही मैं आपको कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, जैव और अजैव, यहाँ पर अजैव होगा। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आता है। इस तरह का जो प्रश्न आता है 4 नंबर का प्रश्न आता है। वर्णनात्मक, आप लोग ध्यान दें, वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न होता है 4 नंबर का और ये सभी प्रश्न मैंने 4 नंबर के ही लिए हैं। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा उत्तर है, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है यानी जिनमें जीवन पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है या जीवन पाया जाता है, जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पशुधन, कोई भी पशु है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि आदि, और मत्स्य जीवन यानी मछलियाँ, प्राणी जगत, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि, ये सभी क्या हैं, जैव संसाधन हैं। क्योंकि इन सभी में क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, ये जीवित अवस्था में होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे संसाधन यानी ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि धातुएं और चट्टाने, ये सब कैसे संसाधन हैं, अजैव संसाधन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि अभ्रक की उपयोगिता, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो किस तरह से प्राप्त होता है, प्लेटो अथवा पत्रण के क्रम में पाया जाता है। यह परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं यानी हो सकते हैं। इतने महीन परतें होती हैं कि 1000 परतें कुछ ही सेंटीमीटर की ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। और अभ्रक किस तरह का हो सकता है, अभ्रक पारदर्शी हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, या हरे या लाल या फिर पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है।
अब्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। किसका? अब्रक का। राजस्थान के मुख्य अब्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की एक नेल्लोर अब्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 ईस्वी में। और फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण था आर्थिक असमानता। मुख्य कारण क्या था? आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी के द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। चूंकि नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा है और निर्धन धनवान सभी इसका प्रयोग करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति निर्धन हो या धनवान हो, सभी नमक का प्रयोग करते हैं। इसलिए नमक को गांधी जी ने अपने आंदोलन का आधार बनाया। नमक पर लगे हुए कर तथा उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी का गांधी जी द्वारा घोर विरोध किया गया। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी, क्योंकि नमक पर टैक्स पड़ता था और यह प्रमुख मांग थी कि नमक का कर यानी टैक्स समाप्त किया जाए। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक वित्त सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न का उत्तर। तो ऐसे उद्योग जिन पर अन्य कई उद्योग निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जिन पर अन्य कई उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। अर्थात एक उद्योग केंद्र का माल तैयार यानी एक उद्योग केंद्र का तैयार माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग तथा सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योगों के उदाहरण हैं। प्रत्येक उद्योग में मशीनों का प्रयोग होता है। उसे मशीन का रूप कोई भी हो सकता है।
वह मशीन अंततः लोहा इस्पात उद्योग की देन है। यानी जो भी मशीन प्रत्येक उद्योग में प्रयोग की जाती है वह मशीन किस चीज की बनी होती है? लोहे की ही बनी होती है। यानी वह जो मशीन है किसका है? वह है लोहा इस्पात उद्योग की देन। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 2025 की बोर्ड परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण की आंदोलन का यानी राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का जनक भी माना जाता है। जिसने क्या किया? जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हो गई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। कब? सन 1871 में। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब प्रश्न आ जाए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1871 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा? सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। किस प्रकार की? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। यानी जो दमनकारी शत्रु है उसकी चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर दिवस करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और चौथा, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों और इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना।
प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे आप लोग। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। वह सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं और जिनको काम करने की या काम की जरूरत है उनको सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी लेती है सरकार। और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। यदि सरकार लोगों को रोजगार देने में असफल है तो क्या करेगी? लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देगी। इस अधिनियम ने उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे सामाजिक विज्ञान के 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा। सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय, हिंदी विषय और चित्रकला विषय की 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 के सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।